नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे मायावती, चंद्रशेखर आजाद और दलित राजनीति की। 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती का लगभग सफाया हो गया है। 2019 के चुनाव में 19.43% वोट और 10 सीट जीतने वाली मायावती की बीएसपी 2024 में शून्य पर सिमट गई। वोट प्रतिशत में 10% की गिरावट के साथ वह हिंदुस्तान की दलित राजनीति में भी हाशिए पर पहुंच गई। बसपा प्रमुख मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने उनकी पार्टी का यूपी में बंटाधार कर दिया। बीएसपी को अपने अब तक के सियासी इतिहास में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीएसपी के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि उसके दलित वोट उनसे अब छिटक गए हैं और सूबे में कभी दलितों की एक छत्र नेता रही मायावती 2024 के चुनाव में 10% वोट भी समेट नहीं पाई। दूसरी तरफ दलित राजनीति के उभरते चेहरे चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बनने में कामयाब रहे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मायावती की सियासत खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है? क्या चंद्रशेखर आजाद दलितों की नई उम्मीद? मायावती ने अपने भतीजे युवा आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया है और अब बसपा के वोट बैंक को बचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। जबकि चंद्रशेखर के पास मौका है, वो मायावती के बसपा के खाली होते आसमान पर कब्जा कर सकता है। यूपी के बाहर अपने संगठन के पांव पसारने का भी मौका चंद्रशेखर आजाद के पास है। बसपा संस्थापक काशीराम ने उत्तर प्रदेश में दलित राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया था, जिसका नतीजा यह रहा कि मायावती 1995 में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही। 2017 में सोशल इंजीनियरिंग का बसपा पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है और पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाने में कामयाब होती है। लेकिन यहीं से मायावती का सियासी आधार भी खिसकना शुरू हो गया। 2012 में सत्ता गंवाने के बाद बसपा सियासी हाशिए पर चलती चली गई। उसने मायावती को बेचैन कर दिया है और अब मायावती अपनी पार्टी और दलितों की राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए सांगठनिक बदलाव कर रही है। जिस भतीजे को चुनाव के बीच में ही पार्टी के सभी पदों से उसने मुक्त कर दिया था और कहा था कि आकाश अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, वही आकाश चुनाव नतीजे के बाद तुरंत मैच्योर भी हो गए और मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी घोषित कर दिया। 21% दलित आबादी वाले यूपी में बीजेपी ने भी दलित वोट बैंक को साधने के लिए 6 लोगों की टीम बनाई थी 2024 में, जिसमें उनके सांसद भी थे और उनके पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी थे, जिसने हर कंस्टिट्यूंसी में जाकर के काम किया और दलित के लिए पार्टी ने जितना काम किया है उन कामों का प्रचार उन्होंने ग्राउंड पर जाकर किया और दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए काम किया। लेकिन अपने पिछले वाले परफॉर्मेंस को बीजेपी दोहरा नहीं पाई। 2019 में उत्तर प्रदेश में 17 सुरक्षित सीट जो है उनमें से 15 बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार उसके खाते में सिर्फ 8 सीटें ही आई। 7 सीटें सपा के खाते में चली गई, 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर का नगीना सीट। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या देश की राजनीति में अप्रासंगिक होती मायावती की बसपा में आकाश आनंद कर पाएंगे कुछ कमाल? क्या मायावती के खिसकते जनाधार का एक महत्वपूर्ण कारण चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता कद है? क्या केवल 1 सीट जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद रातों रात दलितों के मसीहा हो गए? क्या राष्ट्रीय पार्टी से दलितों का मोह भंग हो रहा है? क्या राष्ट्रीय राजनीति में दलितों का विश्वास बीजेपी में बढ़ा है और क्षेत्रीय राजनीति में घटा है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कभी यूपी की राजनीति में मुलायम और बीजेपी दोनों को दी टक्कर और अब अपना वोट मिलना भी हो गया मुश्किल। मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही। पहली बार जून 1995 में सपा के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी और अन्य दलों के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी, जिसके बाद लगातार पार्टी का विस्तार यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों में हुआ। 1997 में बसपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन यूपी में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से उसके प्रदर्शन में हर चुनाव में गिरावट देखने को मिली। 1984 में गठित बहुजन समाज पार्टी को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एक भी सीटें नहीं मिली।
तो वही 2020 में बनी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से एक सांसद चुने गए और पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से संसद पहुंचे हैं। बहुजन समाज पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी अध्यक्ष मायावती ने 23 जून को अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी में बहाल कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा को केवल 9.39% वोट मिले, जो पिछले 3 दशकों में सबसे कम है। मायावती का यह फैसला आकाश आनंद को दलित की आवाज के रूप में प्रोजेक्ट करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नगीना के नए सांसद चंद्रशेखर आजाद दलित मतदाताओं की युवा पीढ़ी के बीच गहरी पैठ बनाने में बहुत हद तक सफल रही है। नगीना में जहां दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, वहां 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की और इसी बीच आकाश आनंद को पार्टी में वापस बुलाने की मांग लगातार की जा रही है। बता दें कि चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के चलते पार्टी से उन्हें हटाया गया था और अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि आकाश आनंद की वापसी से बहुजन समाज पार्टी को कितना फायदा हो पाएगा। रिपोर्ट सुदर्शन न्यूज। तो हिंदुस्तान का दलित किसके साथ है? क्या वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भागीदारी जताना चाहता है? क्या राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दलित जाना चाहता है, या क्षेत्रीय पार्टी के जो नायक हैं उनसे उनका मोह भंग हो रहा है? करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ संदीप बागड़ी जी हैं, जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं पश्चिमी दिल्ली के। इसके अलावा धर्मपाल तीगरा जी हैं, बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वीर सिंह दलित विचारक के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे, रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, और अशोक तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं धर्मपाल तीगरा जी से करना चाहूँगा, जो कि बसपा से हैं, बीएसपी से। धर्मपाल जी, 2024 का जो चुनाव हुआ और उसमें जो परिणाम आए आपकी पार्टी के लिए, वो बड़ा निराशाजनक था। सबने देखा कि पार्टी का जनाधार ही केवल कम नहीं हुआ, बल्कि वो 10 से 0 पर सिमट गई। और अब जो स्थिति है बसपा के लिए स्थिति ये है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि सांगठनिक जो बदलाव किए हैं, जो आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपको लगता है कि बसपा को वो रिवाइव कर पाएंगे, या इसी तरीके से बसपा का हाल होता रहेगा, देखते रहेंगे हम? धर्मपाल जी, आपको आवाज आ रही है? धर्मपाल जी लगता है अपना ये नहीं कर रहे। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि जरा उनका पहले बिठाएं, उनका कैमरा ठीक करें, उनका ऑडियो ठीक करें। ऑडियो धर्मपाल जी, आपको ऑडियो मिल रही है, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है जी। तो अगर मेरा सवाल सुन लिया हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, आप एक जगह पहले बैठ जाइए, आराम से मैं आपको टाइम देंगे। आप इस तरह से कैमरा भी आपके सामने में लगाइए, तब अच्छा दिखेगा वो। मैं तब तक जो है भीम आर्मी के जो हमारे साथ संदीप बागड़ी जी, मैं उनके पास जाऊंगा। संदीप जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से आपके नेता ने नगीना से चुनाव जीता है, आपको बधाई। और दलित राजनीति में जिस तरीके से मायावती का जनाधार कम हो रहा है और आपकी पार्टी का और आपके नेता का जनाधार बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि मायावती से जो मोह दलितों का भंग हो रहा है वो आपकी पार्टी के नेता के साथ जुड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुकेश कुमार जी, आपको बधाई। जी, थैंक यू। बोलिए संदीप जी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नगीना की जनता का, जिन्होंने एक संघर्ष विचारधारा को, जो रोडों पे संघर्ष कर रही थी भीम आर्मी 10 सालों से, जो एडवोकेट मान्यवर सांसद जी चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में शोषित वंचित समाज की एक ही आवाज, ये जनता ने साबित कर दिया कि जो संघर्ष करेगा जनता उसका साथ देगी, जो संघर्ष नहीं करेगा जनता उसको नकार देगी। जो धर्म की राजनीति करेगा, जो समाज की आवाज नहीं उठाएगा, जनता नकार देगी उसको। नगीना का जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत संघर्ष की है और एक आम आदमी की जीत है। जी, मैंने सवाल किया था, मैंने उनके बारे, ये तो सब उनकी जीत को देख रहे हैं। मैं कहूँगा दलित वोट का जिस तरीके से खिसक रहा है और मायावती 0 पर पहुंच गई, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के जो नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके लिए खुला आसमान है? अब वो दलित वोट को संगठित करने के लिए उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि दलितों का विश्वास जो है वो मायावती से छिटक रहा है, अलग हो रहा है।
देखिए मुकेश जी, यही तो बात समझने की है। जो रोड पे समाज की आवाज उठाएगा, समाज उसकी तरफ जाएगा। जो घर में बैठे रहेंगे, जो जो एसी की राजनीति करेंगे, तो उनको देख रहा है समाज भी, भाई हमारे सुख दुख में कौन खड़ा है हमारे साथ, समाज उसके साथ जाएगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भारत देश के अंदर एक वो चेहरा है, एक दलित वर्ग के लिए नहीं, सिख, मेजोरिटी, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, सबके लिए भाई हमेशा खड़े रहते हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक मजबूत संगठन के तौर पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। फिर भी मैंने जो सवाल पूछा, आप उस सवाल पे सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी के नेता जीते हैं, सबको जानता है, लेकिन जो मैं पूरे दलित पे मैं पूछ रहा था उसमें मैं एक बार समाजवादी पार्टी के अशोक तिवारी जी के पास जाऊंगा। अशोक तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि मायावती अब अप्रासंगिक होती जा रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति से तो पहले भी वो खत्म हो गई थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी वो अप्रासंगिक हो रही हैं? जी देखिए भाई मुकेश जी, जिस तरीके से मायावती जी ने संघर्ष कराता छोड़ दिया, काफी दिनों छोड़ रखा है, और इसी वजह से 2024 के चुनाव में पीडीए का नारा हमने दिया था, हमने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया था, आदिवासी श्रवण का भी नारा दिया था जी, अगड़े का भी नारा दिया था, आदि आबादी का भी नारा दिया, जिसमें दलित वर्ग ने बढ़ चढ़ करके आरक्षण बचाने के लिए अपने आरक्षण पर जो प्रहार हो रहा था, तो सो तरीके से आरक्षण खत्म कर थे मोदी जी। जिस तरह से नौकरियों का रिक्ति नहीं निकल रही थी, परीक्षाएं लीक हो रही थी, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे थे, आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही थी, ये सब देख करके पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग बहुत बेचैन था, और उसने इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हमें वोट दिया, बढ़ चढ़ के हमारी तरफ आया, हमसे जुड़ा, कनेक्ट हुआ। अब जब कनेक्ट हो गया तो हम कनेक्ट किए हुए हैं उसको, हम भी सभी स्तर पर बिल्कुल संपर्क कर रहे हैं, अभी भी संपर्क कर रहे हैं, 2027 में संपर्क कर रहे हैं। और दलित वर्ग इस समय मजबूती के साथ स्तंभ की तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, हमारे अगुआ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ा है। क्या हालत है बसपा में जो कुछ हो रहा है, उनका अंदरूनी मामला है। अब बसपा हाशिए पे हो गई है, एक बार समय निकल जाता तो समय हाथ में आता नहीं है, रेत की तरह होता है समय, वो हाथ से निकल गया तो निकल गया। अब लोगों को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि सत्ता संघर्ष नहीं कर रही, सत्ता के सामने संघर्ष करना बंद कर दिया मायावती जी ने, और सत्ता जो है भाजपा की है, सामंतों की है। एक तरह से दलित हमेशा सामंत विरोधी रहता है, दलित का वही इच्छा पूरी होती है जहां पर उसके लिए संघर्ष किया जाए, और संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश खासकर निकल गया है के, और उत्तर प्रदेश में इस समय वही हो रहा है जैसा। ठीक है अशोक तिवारी जी, लेकिन ये मायावती से जो दलित वोट खिसका है वो आपकी झोली में थोड़ी सारा आ गया है, तो संघर्ष तो आपको भी करना पड़ेगा। अभी आपकी झोली में तो आया नहीं है, और वो तो अभी जो है सही मौके की तलाश में, और जहां भी उन्हें अपना नेता दिखेगा। 43 सीट इंडिया गठबंधन में जीती, 37 सीट हमने अकेले जीती है, और भी तमाम वोट हमको मिले, पूरे प्रदेश में हमको मत मिला है, जहाँ हम हारे वहां भी मिला है, जहाँ हम जीते वहां मिला है। तो चलिए ठीक है, वो तो हमारे साथ वीर सिंह हैं, वो बताएंगे। वीर सिंह जो है वो दलित चिंतक हैं, और वो बताएंगे आपको, इस पर पूरा एनालिसिस है उनके पास, स्टडी किया है, अध्ययन है उनके पास, रिसर्च है, वो बताएंगे कि वो दलित वोट आखिर जा कहाँ रहा है और क्यों मायावती का ये हाल हो रहा है। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ रमाकांत मिश्र बैठे हुए उनके पास में जाना चाहूँगा। रमाकांत जी, क्यों दलित वोट जो है खासतौर पर बीजेपी में, मैं केवल 17 जो सुरक्षित सीटें थी उनमें से 15 थी 2019 में बीजेपी के पास, इस बार केवल 8 है, 9 सीटें का जो है नुकसान हुआ है, 7 सीटों का नुकसान हुआ है। बसपा जो सपा के खाते में चली गई हैं, चंद्रशेखर आजाद जीत करके आए हैं, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट गई है, बीजेपी को नुकसान हुआ। मैं केवल सीटों के मसले पे नहीं, दलित वोट का जो नुकसान है, दलित का जो राष्ट्रीय राजनीति से मोह भंग हुआ है, उसमें क्या लगता है बीजेपी से कहाँ कमी रह गई? क्या आप लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि आखिर क्यों दलित वोट आपसे छिटक रहा है? निश्चित तौर पर मुकेश जी, जिस तरह से हमने देखा जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, 4 जून को जब रिजल्ट आया और उसके बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर में बनी, हमने निश्चित तौर पर उसके ऊपर में एनालिसिस भी किया है और उसके ऊपर में पूर्ण तरीके से विश्लेषण भी किया है। कौन सा वोट कहां डाइवर्ट हुआ, क्या हुआ, हमने उसके ऊपर में पूरी तरह से चिंतन और मंथन किया। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे, जो कि चाहे वो 2027 का आप देखेंगे, जो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव,
आपको बिल्कुल अंतर नजर आएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहां पर कहना चाहता हूं, जो कि बीएसपी, हालांकि इसका बीएसपी का अंदरूनी मामला है और बार बार लोग कहते हैं जो कि बीएसपी भाजपा की बी टीम बनती जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं निशाना भाजपा के ऊपर में रहता है। लेकिन यही समाजवादी पार्टी जब बसपा के साथ 2019 के अंदर में कोलिशन में थी, तो उस समय में 19.26% जो बीएसपी का वोट था और उसी में 17.96% एसपी का वोट था। तो मुझे लगता है अभी जिस तरह से अभी अशोक जी कह रहे हैं, मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इनको भी चिंतन करने की जरूरत है, जो कि पूरा का पूरा वहां उनके पास डाइवर्ट हो गया, ये चीज है नहीं। निश्चित तौर पर हमें निराशा जरूर हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि जो प्रतिफल आना चाहिए था, जिसकी आशा हम कर रहे थे, वो हमारे पास नहीं हुआ। लेकिन ये चीज नहीं है जो कि किस तरह से हमने उसके ऊपर में काम भी करना शुरू कर दिया है। और निश्चित तो आप जानते ही हैं जो कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के अन्य कोने में, भाजपा का संगठन निश्चित तौर पर बहुत ही मजबूत है और उसके एक एक चीज को बारीकी से हम लोग नजर रख रहे हैं। बसपा के लिए क्या लोगों को, मुकेश जी मात्र 10 सेकंड लूंगा, देखिए लोगों को ट्विटर वाला कोई भी नेता नहीं चाहिए, ट्विटर नहीं बल्कि लीडर चाहिए। और निश्चित तौर पर भाजपा वो संगठन है, भाजपा वो कार्यकर्ताओं का समूह है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कहीं भी एक ट्विटर वाला कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा, हर जगह आपको लीडर वाला कार्यकर्ता मिलेगा। और आगे आने वाले समय में इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सकारात्मक तरीके से, हम चाहे उत्तर प्रदेश या देश के अन्य, ठीक है, अपनी कमी से, अपनी हार से आदमी को सबक लेना चाहिए। और उसमें अगर आप ठीक है, आप आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए। वीर सिंह जी हमारे साथ है और जितने हमारे प्रवक्ता हैं सभी को उन्होंने सुना है, मैं उनके पास जाऊंगा। वीर सिंह जी, क्या लग रहा है भारत की राजनीति में दलितों को लेकर के जो चिंतन हो रहा था, दलितों को लेकर के जो हर एक पार्टियां अपनी चिंता जता रही थी, क्या आपको लगता है कि वो चिंता सही में चिंतित थे वो, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही थी? क्योंकि दलितों का मोह जो है वो राष्ट्रीय पार्टी से 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भंग हुआ। हालांकि पूरे देश में दलितों ने बीजेपी का साथ दिया है, दूसरे प्रदेशों का अगर रिजल्ट आप देखें तो वहां दलित वोटों का पूरा साथ मिला है और दलित आधारित जो वोट बैंक के आधार पर बीजेपी ने सीटें भी जीती हैं। मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, वहाँ पर सीटें जीती हैं और वहाँ पर दलित वोटों का साथ जो है वो मिला है, चाहे उड़ीसा में भी हो। मैं जानना चाहूँ खासतौर पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या लगता है क्यों मायावती को दलितों ने रिजेक्ट किया है, 10 सीटों से शून्य पर ला दिया है? और चंद्रशेखर जी का जिस तरीके से उभार हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये मायावती के खाली स्पेस को भर पाएंगे? हाँ, पत्रकार महोदय, जय भीम, भारत जय संविधान। जय संविधान, बोलिए। मुझे जी हाँ जी, सबसे पहले तो जो आप बार बार ये दलित वर्ड यूज करते हो, हमारे दो नेताओं को बीच में आप कंट्रोवर्सी बढ़ाना चाहते हैं। वो भी हमारी सम्मान की नेता थी, अपने समय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको भी सलाम। लेकिन जो काम बचा हुआ है उसको एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद जो है ना उसको पूरा करेंगे। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जो पिछले 5 साल से हम सड़कों पर कह रहे थे कि संविधान बचाने की लड़ाई है, सबसे पहले संविधान लेके हाथ पे चलना एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने सिखाया था। और आज पूरा का पूरा लोकसभा में देख लिया आपने, हर एक माननीय सांसद संविधान लेकर आया है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये हक अधिकार की अपना जो है ना रिप्रेजेंटेशन, ये बार बार दलित नेता का वर्ड जो आप यूज कर रहे हो, मुझे आपत्ति है। हमारे नेता राष्ट्रीय नेता है, आप किसी दूसरे को उनको कहते हो कि ये जो ब्राह्मणों का नेता है या ठाकुरों का नेता है, वो तो सब राष्ट्रीय नेता। हमारा नंबर आए तो दलित नेता, ये ऐतराज है मुझे, सॉरी। नहीं, ठीक है, आपके ऐतराज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और नहीं कहना चाहिए, लेकिन जात आधारित राजनीति हो रही है, जात आधारित जो है सेंसेशन किया, जो सेंसस किया जा रहा है, जनगणना हो रही है जात आधारित। तो राजनीति का अगर विश्लेषण आप करेंगे तो आपको जात के आधार पे, दलितों के आधार पे गणना करनी पड़ेगी ताकि आप जो है सही विश्लेषण कर सकें। इसलिए हमारा कोई या किसी का भी कोई उद्देश्य नहीं होता है कि हम तो ब्राह्मण आधारित नेता भी बात करें, क्षत्रिय नेता भी कहते हैं, सभी तरीके की बात करते हैं, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था वीर सिंह जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ कि क्या मायावती के सिमटने का कारण आप क्या मानते हैं, क्या वजह है कि 0 पे आ गई? क्या आकाश आनंद जो है मायावती की जगह ले पाएंगे? क्या वो आज़ाद को जगह, या दोनों को मर्ज हो जाना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि दोनों हैं, ठीक है, तो क्या आज़ाद को मायावती की शरण में चले जाना चाहिए या मायावती को आज़ाद की शरण में चले जाना चाहिए? दोनों पार्टियों का विलय हो जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लड़ने से तो उनका नुकसान ही होगा ना।
हाँ, पत्रकार महोदय, अगर आकाश आनंद और भाई चंद्रशेखर इकट्ठे हो जाएं तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बट जो लड़ाई, जो संघर्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है, इस समय पूरे भारत में दूसरा नेता नजर नहीं आ रहा मुझे। ये 90% लोगों की आवाज है, ये राष्ट्रीय नेता हैं। आप इसको जो है ना उसमें मत बांटिए। दूसरी बात ये है, तो ये राष्ट्रीय नेता नगीना से बाहर क्यों नहीं दिख पाए? राष्ट्रीय नेता है तो नगीना से बाहर भी दिखना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में ही दिख जाते कहीं पे, राष्ट्रीय स्तर पे दिख जाते कहीं। भीम आर्मी ने तो सभी जगह अपने प्रत्याशी भी नहीं दिए। अगर राष्ट्रीय नेता हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे इन्हें चुनाव भी लड़ना चाहिए ना। सर 8/17 में जातियां खत्म कर दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपको संविधान का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं संविधान आपको दिखा रहा हूं। देखिए, संविधान को हाथ में रखने से संविधान का ज्ञान नहीं हो जाता। संविधान को पढ़ना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आपने जो पढ़ा है और हमने जो पढ़ा है, दोनों में अंतर है। क्योंकि संविधान मैंने भी पढ़ी है और जो हमारे जितने विद्वान यहाँ पर पैनलिस्ट हैं वो भी पढ़े हैं। और कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं संविधान लेकर के। संविधान का दिखावा, ये जो हाथ में लेकर के आप लोग चले आते हैं ना, संविधान नहीं पता है आपको। मैं अगर पूछ दूं 4 सवाल संविधान से तो आप नहीं बोल पाएंगे। मेरा दावा है नहीं बोल पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन संविधान हाथ में लेके घूमते हैं आप लोग। संविधान की ABCD नहीं पता है आप लोगों को। राजनीति करना बंद कीजिए, कम से कम संविधान को तो राजनीति से अलग रखिए। संविधान राजनीति करने की चीज नहीं है। संविधान जो है बड़ा पवित्र किताब है। देश और लोकतंत्र चलता है इससे। ठीक है, अभी वक्त हमारे पास एक वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे और हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो वीर सिंह जो कह रहे हैं वो आज की राजनीति में कितना प्रासंगिक है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि दलित आजाद माया चुने या राम चुने, यानी दलितों की राजनीति में मायावती ने जो जगह खाली हुई है, मायावती क्या उससे फिर से या आकाश आनंद जो उनके उत्तराधिकारी हैं क्या उस जगह को भर पाएंगे? क्या अपनी खोई प्रतिष्ठा जो है आकाश जो है पार्टी की वापस ला पाएंगे या उनकी जगह को कोई दूसरा भर लेगा या वो राष्ट्रीय राजनीति में दलित जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे, उनका वोट बैंक शिफ्ट कर जाएगा? हम चर्चा कर रहे थे। वीर सिंह जी ने अपनी बातें रखी। हम एक बार अशोक तिवारी जी के पास जाएंगे, फिर रमाकांत जी के पास आएंगे। अशोक तिवारी जी, जो बात वीर सिंह जी कह रहे थे आपको सहमत है उनसे? जी सर, देखिए वो अपनी तरफ से अपनी बात कह रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो वास्तविकता है धरातल पर, तो धरातल पर वास्तविकता है दो तरफ जो है आमने सामने की लड़ाई होती है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। अब भाजपा को खदेड़ना चाहते हैं दलित, भाजपा को हटाना चाहता है दलित, उत्तर प्रदेश से भी हटाना चाहता है दलित। दलित भाजपा के खिलाफ है और दलित भाजपा के खिलाफ अभी उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। पूरे देश में धीरे धीरे ये हवा फैलने जा रही है। उत्तर प्रदेश निर्णय करता है पूरे देश का, पूरे देश को दिशा दिखाता है उत्तर प्रदेश, और ये बहुत जल्दी ही पूरे देश में फैलेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है वो इसमें राष्ट्रीय चेहरा हो चुका है और लोग आशा भरी खास देख रहे हैं इनकी तरफ। दलित खास तौर से देख रहा है, दलित उनको अपना नेता मानता है। मतलब आप कह रहे थे मायावती का वोट बैंक जो आप में शिफ्ट हो रहा है, ये कह रहे हैं? पूरी तरह से। चलिए रमाकांत जी, क्या मायावती ने जो जगह खाली किया है वो जगह जो है या मायावती के वोटरों में मायावती के प्रति जो मोह भंग हुआ है क्या वो बीजेपी को मिल पाया है? उत्तर प्रदेश में तो नहीं मिला, ये हम लोग देख रहे हैं क्योंकि डेटा सब चीज़ बता देता है। लेकिन देश में जो चूंकि मायावती सबसे पहले जो है राष्ट्रीय पार्टी बनी, पहले उत्तर प्रदेश में उभार हुआ, उसके बाद पंजाब में बढ़ी, बिहार में भी उनके पास सीटें थी, मध्य प्रदेश में भी पार्टी का जनाधार था और छत्तीसगढ़ में भी था, कुछ जनाधार जो है हरियाणा में भी मैंने देखा है उनका। लेकिन वो धीरे धीरे सिमट करके जो है अब 0 सीट पे आ गई। कहीं पर उनका कोई नहीं सांसद है, ना कोई विधायक है। अब वो पार्टी जो है सिमटती जा रही है। लेकिन दलित वोट जो उनके साथ था वो अपने आप को एक तरीके से आप कहें कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नेता नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है बीजेपी के लिए दलित वोट को साधने का? मुकेश जी, मैं यहाँ पर अपना सबका अपना विश्लेषण है। अशोक जी का भी अपना विश्लेषण होगा, सबका विश्लेषण है। लेकिन मैं एक चीज जरूर मानता हूँ यहाँ पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य किसी भी प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी कभी भी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर था या वोट बैंक था या वोट उनको जो भी मिलता था, वो कहीं पे भी मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उसका विकल्प हो सकता है।
यहाँ पर एक सीट लेकर के चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर जरूर आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता जो कि इस तरह से कोई इनका विकल्प हो सकता है। मैं जरूर ये चीज कहना चाहूंगा, 2024 के अंदर में मायावती जी ने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। आकाश आनंद को जिस तरह से उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसके बाद जिस एग्रेशन के साथ वो भाजपा के ऊपर में टूट पड़े थे, याद होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा का प्रयोग मायावती भी जानती थी, क्योंकि इस तरह के राजनीति में भाषा का जो और या शब्द की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं ये आकाश आनंद तोड़ रहे हैं, इसलिए उनको पद से पदच्युत कर दिया गया। आशा है कि निश्चित तौर पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो हमारा 4 जून का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं जरूर दिखाता है कि इनके बेहतर प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी का विकल्प नहीं हो सकता। मैं एक चीज को मानता हूं, बिल्कुल विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन एक ऑप्शन तो उनके पास है ना। जी संदीप बागड़ी जी बोल रहे हैं कुछ। जी संदीप जी बोलिए। देखिए मुकेश जी, दलितों का वोट बैंक तो सबको चाहिए, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं दलितों का वोट बैंक सबको चाहिए, लेकिन आज भी हाथरस की लड़की, आज भी वो तो परिवार रो रहा है इंसाफ के लिए, वहां क्यों नहीं बोलते ये लोग जाके? और दलितों के वोट बैंक के लिए डॉक्टर अंबेडकर की फोटो आगे लेके चलते हैं सब लोग। क्या डॉक्टर अंबेडकर की ये वही लोग हैं जो उनकी जीते जी शव यात्रा निकाली थी संविधान की और डॉक्टर अंबेडकर की? अपने आप को दलित विरोधी ये जो बोल रहे हैं, जो कब शव यात्रा किसने निकाली थी, कब कहां से बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है कब किसने निकाली थी शव यात्रा? जनसंघ की यही आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, हाँ, जो संविधान की डॉक्टर अंबेडकर की शव यात्रा निकाल रहे हैं। कब निकाले थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी मत बोल दीजिए, आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, आपको पूरे तथ्य के साथ बोलना पड़ेगा, नहीं तो बात वापस लीजिए। आप बताइए टाइम कब, किस दिन, किसने निकाला, कहाँ पे उसका साक्ष्य है वो बताइए। तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ, बताइए ना, साक्ष्य बताइए। लोग संविधान विरोधी हमेशा रहे हैं, ये हमेशा वो नहीं पूछ रहा, आपने शव यात्रा निकालने की बात करी, आपने शव यात्रा निकाल, अपने आप यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं ये बकवास करने की जगह नहीं है, यहाँ पर आप तथ्य पे बात कीजिए, सही बात कीजिए, आप बकवास करने के लिए नहीं है ये। बकवास वे लोग करते जो नहीं, आपको किसने, आपने कहाँ से लिया ये चीज, किसने, कौन सी किताब में पढ़ी आपने, कहाँ पे है बताइए, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ, आपके पास है? कहाँ से आपने ये जाना कि शव यात्रा निकाली थी, किसने निकाली थी? ये झूठ मत फैलाइए, आप झूठ मत फैलाइए। आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोग को तथ्यों की जानकारी नहीं। एक व्यक्ति वीर सिंह जी है, संविधान की कॉपी लेकर के बैठ गए, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता है, एबीसीडी संविधान के बारे में नहीं पता है, संविधान को राजनीति में घसीट रहे हैं आप। संविधान हाथ में ले लेने से संविधान का ज्ञाता नहीं हो जाता लोग, और आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। रमाकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रमाकांत जी, जी जवाब दीजिए। कोई भी प्रवक्ता हो, केवल नैरेटिव सेट करने की बात चल रही है, यहाँ पर केवल एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इनको चाहे वीर सिंह हो, चाहे यहाँ पर जो अभी भीम आर्मी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको सही में कह रहा हूं, संविधान की जो प्रस्तावना है, अगर एक भी यहाँ पर परिभाषा बोल दे तो मैं यहाँ पर चैनल छोड़ करके चला जाऊंगा और मैं बिल्कुल यहाँ से उनका लोहा मान लूंगा। लेकिन केवल राजनीति करने के लिए बैठे हैं, किताब लेकर के बैठ जाएंगे। वीर सिंह जी बोल रहे हैं, शायद प्रस्तावना बोलेंगे वो। वीर सिंह जी बोलिए प्लीज। हाँ ठीक है। ये प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया था, डेट वाइज बताऊंगा। नहीं, हम भारत को प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? एक बार बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, कितना इस पर काम किया। इतनी सरकारें आई चली गई, क्या हमारा सामाजिक उत्थान हुआ? आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आपने पूरा पढ़ा नहीं प्रस्तावना, आपने प्रस्तावना बोली नहीं, आपने शुरू के 4 लाइन बोल दिए, आपने शुरू के 4 लाइन बोल दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो कि संविधान खतरे में है, ये कहां से ये लोग जानते हैं जो कि संविधान खतरे में है? क्या है संविधान खतरे में भाई? आप बताइए मुझे, संविधान कहां खतरे में है? आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? अरे कांग्रेस नहीं मानती, कांग्रेस नहीं वापसी लगाई, लेकिन कांग्रेस के ऊपर में आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, वहां पर आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है।
वहां पर आप लोग मान्यवर नहीं मान्यवर लेकिन प्लीज सुनिए मान्यवर ठीक है रमाकांत जी सुन लीजिए, एक बार सुनिए, ये कुछ बोल रहे हैं, एक बार इनको भी सुनते हैं। जी रमाकांत जी एक बार सुनते हैं इनको। जी बोलिए वीर सिंह जी। सर मैं आपसे छोटा ही हूँ, एजुकेशन ज्यादा नहीं है, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी नई संविधान की जो कॉपी तैयार की है उसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 वर्ड क्यों हटाए? तो आप लोग ये कहते हो किसने हटाए? किसने हटाए? किसने तैयार की संविधान की नई कॉपी? किसने तैयार की? किसने तैयार की भाई? आप कहां कौन सी बात कर रहे हैं? आप देखिए, आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है लेकिन समझदार लगते हैं मुझे। आपने स्वीकार किया कि आप उतना पढ़े लिखे नहीं है लेकिन समझदार तो आप है ना। संविधान कौन बना सकता है दूसरा? भाई दूसरा संविधान कोई नहीं बना सकता और किसी ने नहीं बनाया। आपको कोई आकर के कुछ भी कह देता है और आप उसी में उड़ जाते हैं। आप किसने बनाई दूसरी संविधान? पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष किसने हटाया उसमें से? अरे वो तो जोड़ा गया है भाई, उसमें कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान जोड़ दिया था, वो उसी को हटाने की तो लड़ाई चल रही है। मैं सर से सम्मान ये पूछना चाह रहा हूँ, रात को बाबा साहब की स्टेचू, महात्मा गांधी की स्टेचू, छत्रपति शिवाजी महाराज की रात को 3 तारीख को क्यों हटाई? किससे पूछता था? हमें इसका बड़ा एतराज है। आप लगवाइए वहां पर, आपसे गुजारिश हमारी, जो स्टेचू था जहां जिस जगह था उस स्टेचू को प्लीज वहीं लगवा दे। आपका बहुत बहुत आभार। आप हटाए जगह, उसको सम्मानित किया गया ना, दूसरी जगह लगा। जो नया संसद बना तो फिर वहां गांधी जी देखेंगे भाई। वो तो डिजाइन है ना आर्किटेक्ट का, वो लोगों का, उसमें कोई अपमान तो नहीं हुआ है ना गांधी जी का। अब जिस संसद में कोई जाएगा ही नहीं वहां गांधी जी बैठ के करेंगे क्या? जिस संसद में कोई जाएगा नहीं, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई होगी नहीं वहां पे, तो वहां आप कल बोलेंगे भाई गांधी जी को वहीं पर छोड़ दिया और पार्लियामेंट लेके चले गए। अगर वो नहीं हटाते तो आप ये बोलते। अब वो हटा के नई जगह ले गए तो आप बोलते वहां से हटाया क्यों? अरे आप लोग को किसी भी चीज में जरा सी कंस्ट्रक्टिव सोच, कंस्ट्रक्टिव रखिए आप लोग। ये पली ना ले। हाँ। आप उनको वहीं वापस लगाइए। और बड़े भाई आप कौन होते हैं वहां लगवाने वाले? गांधी जी तो बोल नहीं रहे कुछ। हमारी भावना आत हुई है, प्लीज इसको वहीं आपकी लगवा भावना दीजिए। आत हुई है, गांधी जी को अच्छा लग रहा है। जहां पे लोग रहेंगे वहां पे वो रहेंगे, जहां पर सांसद जाएंगे, जहां संसद है, जहां लोकतंत्र है, जहां संविधान है, वहीं पर गांधी जी रहेंगे और वहीं पर ले जाया गया है उनको। वहीं पर अंबेडकर जी को ले जाया गया। अगर पुराने संसद के सामने रहते, पुराने संसद में कौन जाएगा? अब जब नया संसद बन गया है, पुराने में कौन जाएगा? कौन जाएगा पुराने में? मान्यवर ये तो कहने ये तो बातें बहुत सारी होंगी, प्लीज सभी की लगाइए ना। क्यों हटाई भाई? किससे पूछ के हटाई? किससे पूछना था? पूछना किससे था? पूछना किससे था भाई? अब आपकी सरकार आएगी, आप उठा के ले जाइएगा वहीं पे, ठीक है ना? अब आपकी सरकार आएगी, पुराने संसद में भी चले जाइएगा आप, वहां पर अपनी मूर्ति भी लगा लीजिएगा, वहां पर आप मायावती की भी लगा लीजिएगा, वहां पर जो आपके काशीराम है उनके भी लगाइए, अपनी भी लगा लीजिएगा। लेकिन वो चीज है ना, आप राजनीति से अलग हट करके बात की, जो बातें हो रही है वो उन पे आप चर्चा नहीं करें। संदीप बांगड़ी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है संदीप जी बताइए। देखिए आप शायद जो बहस है वो भटक गए हैं। मेरा सिर्फ यही था कि दलित वोट सबको चाहिए, लेकिन दलितों की, बहन बेटियों की जब इज्जत आबरू सरेआम लुटी जाती है तब ये पार्टियां कहां चली जाती हैं। अब देखिए मुकेश जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं कुछ कहना, जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं कहता हूं जो कि चाहे क्राइम किसी ने भी किया और किसी के साथ हुआ हो, यहां पर दलित की बात और कहां आ जाती है भाई? मैं तो ये कहता हूं कि किसी तरह की घटना अगर है, अप्रिय घटना है, अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर उसका हम विरोध ही नहीं करते, बल्कि उसको सजा तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसमें भी आप दलित ढूंढ रहे हैं क्या? मतलब इसमें भी आप ब्राह्मण ढूंढेंगे? मतलब गजब है भाई। अरे राजनीति करनी है तो ढंग से ऐसे राजनीति करनी चाहिए क्या? आप देश को ही बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश को बांटने का प्रयास नहीं करिए ना। देश को बांटने का वे लोग काम कर रहे हैं जो पैसा दे के लोग एजेंडा चला रहे हैं मीडिया में। देश को बांटने का वे कौन चला रहा है पैसा देकर के एजेंडा भाई? धर्मपाल दिगरा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, मैं धर्मपाल जी बहुत देर से बैठे हुए, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। धर्मपाल जी की आवाज मिल रही है आपको? लगता है बसपा जो है रिजल्ट के बाद से साइलेंट हो गई है, उन्हें आवाज आती है तो पर भी कुछ वो बोल नहीं पा रही है। ठीक है जी, संदीप बांगड़ी जी आप बोलिए, जो बोल रहे थे आप। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं कह रहा हूं देश को वे लोग बांटना चाह रहे हैं जो धर्म के नाम पे
जो देश को टुकड़े कराना चाह रहे हैं दोबारा से, जो दलितों को रोज अत्याचार हो रहा है, उनके मुंह में दही जम जाती है बोलने के लिए। आज भी हाथरस का परिवार रोड पे है। ये 2 दिन पहले फिरोजपुर की घटना हुई है, और नगीना चुनाव के दौरान रामपुर में पुलिस और प्रशासन के लोगों ने गोली मारी है। तो ये तो भाई तो आप उसका एफआईआर दर्ज कराइए, उसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप बोलिए सरकार को। अगर मीडिया निष्पक्ष रहेगी, चौथा स्तंभ है ये, अगर निष्पक्ष रहेगी तो देश बटेगा नहीं। अगर आप कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं तो आप समझ जाइए। नहीं तो आपको कैसे लग रहा है कि मैंने आपको जब बुलाया, आपके साथ में रमाकांत जी को भी बुलाया, आपके साथ में अशोक तिवारी जी को भी बुलाया, मैंने वीर सिंह जी को भी बुलाया, और मैं सबसे ज्यादा समय आपको दे रहा हूं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई बायस है? कम से कम दूसरा हो, मैं तो नहीं हूं ना, आप ये आरोप मुझ पे तो नहीं लगा रहे। मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर निष्पक्ष मीडिया होता तो आज जो अलायंस में भी लेके घूम रहे थे ना, एक सीट के लिए हमने मांगा था इनसे, एक सीट के लिए। वहां पे योगी आदित्यनाथ जी और ये सपा के मुखिया भी दो रैली करके आऊंगा जी। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को कोई रोक नहीं पाया। पूरे भारत देश के अंदर अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ के अपने समाज का नेतृत्व करेगी। भारत देश का मैं कह रहा हूं, यही बात तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि भाई जब उनके लिए अब खुला आसमान है, मायावती शून्य पे सिमट गई हैं, तो उनके लिए आसमान खुला है, वो आकाश उसको कितना रोक पाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई है? दलित किसके साथ जाएंगे, युवा वोटर किसके साथ जाएंगे, इसी की लड़ाई है। आपने कहा कि वो उनके लिए आसमान है, वो बढ़ेंगे। ठीक है, यही बात मैं सुनना चाह रहा था, आप पूछ रहा था मैं, यही आप भटक रहे थे इधर उधर। जी वीर सिंह जी बताइए। मान्यवर प्लीज जो ना, मैं ये बात याद दिलाने के लिए माफी चाहता हूँ। एक बार एक स्टेज से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। याद होगा आपको। उसके बाद अत्याचार बढ़े। मान्यवर, ये कहने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ बोले थे आप लोग, तो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होता है, और बोलते हैं क्या। रमाकांत जी क्या आपके पास ये रिकॉर्ड है, कभी बोला था? नहीं मुकेश जी, मैं तो इस तरह, मैं पता नहीं कहां से लाए हैं ये स्टेटमेंट। मुझे नहीं लगता जो कि प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का उन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोला होगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं इसके पास। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप लोग अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, ये चीज सही नहीं है। आप राष्ट्रीय, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी जनता की, देखिए आप जो बोल रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना। आप जो बोलते हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ना, वो तुरंत अपने गूगल पे पता कर लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। आप कुछ भी मत बोलिए, आप नेशनल मीडिया पे हैं, अगर आपके पास बात नहीं है तो आप झूठ तो कम से कम मत बोलिए। झूठ बोलने से आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। मैं नहीं चाहता कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो। मैं चाहता हूं कि आपको समाज के लोग जो है उतना ही सम्मान से देखें। इस तरीके से आप झूठ बोलेंगे तो समाज के लोग आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। वीर सिंह जी, किताब हाथ में लेकर के कुछ नहीं होता है। संविधान राजनीति करने की चीज नहीं है, पढ़ने समझने और जीने की चीज है। लोकतंत्र का बहुत ही पवित्र किताब है संविधान, आप लोग उस पर भी राजनीति शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है गलत है। फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए वीर सिंह जी आपका, रमाकांत जी आपका, अशोक तिवारी जी आपका, और हमारे साथ जो धर्मपाल तिगरा जी जुड़े थे, बोल नहीं पाए लेकिन उनका भी, संदीप बागरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन दलित आजाद जो हमने आज किया कि दलित आजाद माया चुनैया राम, ये चर्चा अभी तक है, क्योंकि आने वाले दिनों में 4 राज्यों में भी चुनाव होने हैं और 4 राज्यों में दलित वोटों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, उनकी भागीदारी है। अब वो वोट किसको मिलेगा, वो किसके पास जाएंगे, क्या राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें अपनी वो हक मिलेगा जिसके वो हकदार है, ये भी देखने वाली बात है। करेंगे चर्चा आगे भी इस पर, लेकिन अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।